हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। आज हम बात करेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसका कंपोजर क्या होता है, और जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी होती है, कितना टेम्परेचर होता है, एंड जिस लेयर में क्या क्या होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेट्रोलॉजी है इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं। जैसे कि फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? तो फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, फादर पूछा जा रहा है यहाँ। फाउंडर तो एरिस्टोटल था, यहाँ पे फादर पूछा जा रहा है, यानी फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी अपने लुक हबार्ड है। इसके बाद बात करते हैं कि फादर ऑफ एग्रो, फादर ऑफ एग्रो मेटेरोलॉजी DN वालिया, याद रखना। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कॉपन, और फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी LA रामदास। बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो ध्यान से याद रखें। अब हम बात करते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर इज अ स्टेट या कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम। वेदर क्या होता है? ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कैसा? शॉर्ट पीरियड के लिए। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं वेदर। यानी अचानक कोई कंडीशन बन जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, दिन में बारिश होने लगती है, अचानक बादल बन जाते हैं और बारिश होने लगती है। ये इसको क्या बोलते हैं? बोलते वेदर बोलते हैं। ये कुछ घंटों का होता है, या मान के चलिए 1 दिन या 2 दिन के इसका होता है। उसके बाद जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इज अ जनरलाइज्ड वेदर कंडीशंस ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है लंबे समय तक रहता है। लंबे समय का मतलब, जैसे सबसे पहले समर का सीज़न आया, समर के सीज़न के बाद विंटर का सीज़न आएगा, सॉरी विंटर का नहीं, रेन का सीज़न आएगा, रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न आता है, यानी ये लगभग 4 से 5 महीने तक रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर कंपोजिशन क्या होता है। जो एटमॉस्फेयर जो होता है, तो एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, सोललेस, ऑर्डरलेस एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है, ना तो इसका कोई कलर होता है, ना किसी प्रकार की इसमें सॉइल्स पाई जाती हैं, ना इसका कोई ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, इज नोन एज एटमॉस्फेयर। उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर हमारा है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी गैसों का इसमें कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होती हैं, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, इसको हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो वॉल्यूम के बेसिस पे, दूसरा वेट के बेसिस पे। तो वॉल्यूम के बेसिस पे ये 4 प्रकार की जो गैसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन वॉल्यूम के बेसिस पर अगर बात करें, तो वॉल्यूम के बेसिस 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद अगर वेट की बेसिस पर बात करें, तो 78.008% है, यानी माइनर डिफरेंस है, दोनों में माइनर डिफरेंस है यहाँ। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 20% पाया जाता है, 20.948%। उसके बाद अगर वेट की बेसिस पर करें, तो 28.143%। उसके बाद अगर हम बात करें आर्गन की, अगर बात करें, तो आर्गन पाया जाता है 0.930%, वेट के बेसिस पर 1.282%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और 0.05% वेट बेसिस पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को
एक तरह से पेपर में पूछा गया था कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड पीपीएम में कितना है, तो पीपीएम में याद रखिए ये पीपीएम में है 420। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 420 पीपीएम पाया जाता है, याद रखना ये, ठीक है। जो द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर रेंजिंग फॉर 0 to 4% बाय वॉल्यूम। एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर, तो उसमें वाटर वेपर कितना होता है 0 से 4%, उसमें वाटर वेपर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है। ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, यहाँ पे 18 किलोमीटर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्या है, ये है सबसे पहले याद करो डिसेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर पूछा जाए कि डिसेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन है, तो वो तुम लगाओगे ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर्स जो फेनोमेना होते हैं, वेदर्स फिनोमेना जितना भी होता है, चाहे वो डी हो, फॉग हो, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे वो रेन हो, वो सब कहाँ होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जितनी भी केमिकल केमिकल रिएक्शन जितनी होती है, फिजियोकेमिकल जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वो कहाँ होती है तुम्हारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। मेसोस्फेयर में एक चीज याद रखना है तुमको, मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। थर्मोस्फेयर ये सबसे वार्मेस्ट लेयर है, सबसे वार्मेस्ट लेयर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले ये जो तुमको ये जो दिख रहा है ना, ये जो लाइनिंग तुमको दिख रही है ऐसे, फिर ये ऐसे, मान एम साइज का तुमको ये दिख रहा है, ये एम साइज का तुमको ये दिख रहा है, तो ऐसा समझिए कि अगर इधर को मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ ये, तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। इधर फिर मूव करेंगे सेम, टेम्परेचर डिक्रीज। इधर मूव करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक चीज याद रखो कि द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज एंड थर्मोपोज, यहाँ पे टेम्परेचर होता क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये बहुत याद रखना कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज 14 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका एवरेज टेम्परेचर होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मीजोपोज होता है, मीजोपोज का टेम्परेचर कितना होता है, मीजोपोज का टेम्परेचर जो होता है माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद कर लेना या कहीं नोट कर लेना।
जैसे ऐसे ही ये जो ट्रोपोपोज है इसका टेम्परेचर कितना होता है, -60 डिग्री सेल्सियस। एक ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये ट्रोपोपोज है, ट्रोपोस्फियर है, तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की, ये याद रखो। दूसरा पॉइंट, ये सबसे लोएस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वार्मेस्ट है। तीसरा पॉइंट याद रखो, डिसेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये डिसेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। चौथा पॉइंट है, जितनी भी वेदर फिनोमेना होते हैं, लाइक चाहे डी हो, चाहे फॉग हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे रेन हो, जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं तुम्हारे कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर को एट द बाउंड्री ऑफ द द बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री। तो बाउंड्री कौन है, देखो पिछले में देखता हूँ, जो बाउंड्री की जो बात हो रही है, तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इसकी बाउंड्री कौन है, ये है ट्रोपोपोज। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर की बाउंड्री कौन है, स्ट्रेटोपोज, ठीक क्लियर। मीजोपोज और थर्मोपोज की बाउंड्री कौन है, मीजोपोज। इतना क्लियर। अगर आगे बात करें, जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज ए 50 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। देखो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ट्रोपोस्फियर से ट्रोपोपोज पे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। डस्ट फ्री, क्लाउड फ्री एंड वार्मलेस लेयर्स को बोलते हैं। यहाँ पे ना किसी प्रकार की कोई डस्ट पाई जाती है, ये डस्ट फ्री होती है, क्लाउड फ्री होती है, ना यहाँ पे बादल बनते हैं, और ये वार्मलेस लेयर होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सॉरी इसमें ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर कंटेंस अबाउट 15% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टोटल मास का 15% कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। हम बात करते हैं कि मीजोस्फीयर क्या होता है। मीजोस्फीयर की हाइट कितनी होती है, याद रखना 80 से 50 किलोमीटर। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हाइट बढ़ेगी तो। मीजोपोज इज द बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर की बाउंड्री होगी मीजोस्फीयर, मीजोपोज, वेयर द टेम्परेचर इज मिनिमम विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो मीजोस्फीयर है। द टेम्परेचर ऑफ मीजोपोज कितना बताया था, -100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद नहीं कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्डेस्ट लेयर किसको बोलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो कौन सी है, याद रखना मीजोस्फीयर। अब हम बात करेंगे, ये जो है थर्मोस्फीयर है, लास्ट लेयर है, तो इस पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन दिस लेयर, जो कितनी दूरी पे है, तो 320 से 380 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट पाया जाता है। टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर इज द बॉटम ऑफ एक्सोस्फीयर को क्या बोलते हैं, एक्सोपेस। द आइनोस्फीयर इज द आइनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, इस लेयर में आइनोस्फीयर प्रेजेंट होता है। रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ होता है, तो रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू द आइनोस्फीयर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो रेडियो कम्युनिकेशन है एक किस लेयर की वजह से पॉसिबल होता है, तो आपका आंसर रहेगा आइनोस्फीयर। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 50% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास होता है बिलो 5.6 किलोमीटर, 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज बिलो एट द
हाइट ऑफ 16 किलोमीटर, ओवर 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास इज बिलो एट हाइट ऑफ 40 किलोमीटर, द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज हम बता चुके हैं, अभी बताए थे 60 किलोमीटर ट्रोपोपॉज का है, और 100 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर किसका है, मेसोपोज का है। द इंक्रीज विथ हायर टेम्परेचर आर डिक्रीज एंड इंक्रीज अल्टरनेटली, यहाँ पे डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है, ठीक है। द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर कितना है, एटमॉस्फेयर मास जो कितना है, ये पावर है यहाँ पे 14, ठीक है। तो 56 इंटू 10⁴, ठीक है। इसको मैं पीछे वाली स्लाइड में फिर से समझाता हूँ। ये एक मिनट देखो, मान के चलिए ये यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो यहाँ मान के चलिए 5.6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5.5 किलोमीटर हो गया, यानी 5.6 हो गया, तो यहाँ टोटल मास कितना होगा, 50%, ठीक है। यहाँ से नीचे, इसके बाद अगर बात करें, यहाँ अगर ये 20 है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये 16 किलोमीटर है, यहाँ 16 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कितना मास हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 90%, ठीक है। यानी 16, यहाँ पे 16 किलोमीटर है, ठीक है। ये 5.6 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ तक 40 किलोमीटर तक जाते हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 99%। तो इसको याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज क्लास को यहीं रैप करते हैं।